नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम आप लोगों को मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो अब हम जो है आज चालू करेंगे हाई स्कूल की फिजिक्स के बारे में या फिजिक्स को पढ़ाएंगे। तो हाई स्कूल की फिजिक्स एकदम जो है शुरू से चालू करेंगे। तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो प्रकाश है। तो प्रकाश को पढ़ने से पहले हमें जो है प्रकाश की जो है बहुत सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी कि प्रकाश है क्या। ठीक, तो प्रकाश की जो है बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा आगे भी चलना पड़ेगा, जैसे कि क्लास 12th में। तो क्लास 12th की भी हम जानकारी आपको देंगे। इससे पहले जो है आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तभी जो है थोड़ा प्रकाश समझ में आएगा। क्योंकि प्रकाश जो होता है वो तरंग भी है, प्रकाश कण भी है, प्रकाश कड़ी प्रकट भी दिखाता है, प्रकाश तरंगी प्रकट भी दिखाता है। ठीक है, कैसे दिखाता है वो सब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पे। तो हमारा चैप्टर क्या है? प्रकाश। ठीक, प्रकाश को इंग्लिश में कहेंगे लाइट। ओके, तो लाइट पढ़ने से पहले हमें तरंगों के बारे में जो जानकारी दीजिए। तो तरंगे जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो तरंगे मैंने हमने पहले से लिख ली है कि तरंगे जो होती हैं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहली तरंग कौन सी है? यांत्रिक तरंग। दूसरी है विद्युत चुम्बकीय तरंग। तीसरी है द्रव्य तरंग। ठीक, प्रकाश की भी बात करेंगे, उससे पहले हम तरंग पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी इसमें कंसेप्ट उसमें लगेगा ये। तो पहले हम तरंग के बारे में जान लेते हैं। तो यांत्रिक तरंग जो होती है इसके भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो और एक अगली तरंग हमारी है विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो ये 2 तरंगें तो हमको ये क्लास 10 में ही पढ़नी है। अगली जो द्रव्य तरंग है ये हमारी 11th में बात की जाएगी। इसका कंसेप्ट कहीं भी 10th में नहीं लगेगा, तो इसकी बात करने से यहाँ पे कोई फायदा भी नहीं है। ठीक, तो हम बात करते हैं सिर्फ यांत्रिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग ये जो है किसने, इसके बारे में किसने बताया था? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बताया था किसने? मैक्सवेल ने। ठीक, अगर पूछा विद्युत चुम्बकीय तरंग को जो है किसने बताया, तो इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग को जो है किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने। यांत्रिक तरंग जो है वो कितने प्रकार की है? अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग किसने माना था? तो प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग किसने माना था? प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग मानने वाले एक हमारे वैज्ञानिक थे, हाइगेंस। कौन थे? हाइगेंस। ये सब क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो हाइगेंस को ने जो है प्रकाश को सबसे पहले क्या माना था? तरंग माना था। कौन सी तरंग मानी थी? तो उन्होंने बताया था प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक, फिर अनुप्रस्थ तरंग किसने माना? तो अनुप्रस्थ तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग मानने के जो है तरंग प्रकाश को इसलिए माना गया या माना क्यों क्या गया? प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग ही है। क्यों है? तो इसके पीछे बहुत ज्यादा गहराई है, वो सब आप लोग जो है क्लास 12 में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो है अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश को क्यों कहा गया। तो प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग इसलिए कहा गया क्योंकि क्लास 12 में चैप्टर है ध्रुवण। ध्रुवण की जो व्याख्या है वो अनुदैर्ध्य तरंग से नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी वो अभी मैं पूरा आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो प्रकाश को जो है अनुदैर्ध्य तरंग मान के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पा रही थी। तो व्याख्या किसकी हो गई थी? अनुदैर्ध्य तरंग मानकर, अनुदैर्ध्य तरंग मानकर व्याख्या हुई थी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा प्रकाश का विवर्तन, 12th में पढ़ेंगे। प्रकाश का व्यतिकरण और इतने चैप्टर, इतने जो है इतनी घटनाओं की जो है व्याख्या हो गई थी किसके? अनुदैर्ध्य तरंग मान के। तो फिर प्रकाश को अनुप्रस्थ क्यों माना? तो अनुप्रस्थ इसलिए माना क्योंकि ध्रुवण की व्याख्या जो है अनुदैर्ध्य तरंग मान के नहीं हो रही थी। ठीक, तो प्रकाश को कैसा बताया गया? अनुप्रस्थ तरंग। वो भी किसने बताया? हाइगेंस ने ही बताया। क्योंकि जब ध्रुवण की व्याख्या अनुदैर्ध्य से नहीं हो पाई तो प्रकाश जो है तो हाइगेंस ने जो है बताया कि जो प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति का नहीं है। कौन सी प्रकृति का है? अनुप्रस्थ प्रकृति का। ठीक, तो ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कैसे क्या बताया है। तो इसको आप लोग पहले देख लेंगे कि तरंगे होती कितने प्रकार की हैं। तरंगे होती हैं 3 प्रकार की। पहली यांत्रिक तरंग, दूसरी विद्युत चुम्बकीय तरंग और तीसरी द्रव्य तरंग। अच्छा, ये तो हमने बताया ही नहीं कि तरंग क्या होती है। तो तरंग आप लोगों को पता ही होगा कि यदि जो हम मुंह से बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से आप लोगों के कान तक जो आवाज आ रही है ये कौन सी तरंग है? तो कहेंगे ध्वनि तरंग है। कभी आप लोगों ने जो है वो नदी, ताल या कुछ भी ले लो, इसमें जब पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर फेंकने से क्या होता है? उसमें पानी जो होता है लहरें उठाता है, लहरें उठती है। तो लहरें उठती हैं वो क्या है? वो भी एक तरंग है। या फिर रस्सी को आप लोग जो है बांध लेते हैं, रस्सी को बांध के ऐसे खींच के छोड़ देते हैं तो रस्सी भी क्या करती है? ऐसे ऐसे चलती है। वो भी क्या है? तरंग है। कौन सी तरंग है? अभी उसकी जो है जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे कैसी तरंग है।
तो अभी ये तो पता चला कि तरंग होती क्या है, ठीक। तो तरंगे जो होती हैं कौन कौन से प्रकार की हो गई, यांत्रिक तरंग, विद्युतचुम्बकीय तरंग और द्रव्य तरंग, ठीक। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि हाइगन्स ने जो प्रकाश को यांत्रिक तरंग बताया था, तो यांत्रिक तरंग के कितने प्रकार हो गए, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, अब उसकी बात करेंगे, और अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे क्या होती है, ठीक। तो पहले हम बताते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होगी, यदि हम क्या करें, अनुदैर्ध्य तरंग जो है पता क्या चलती है, ये मान लीजिए तरंग संचरण की दिशा है, तरंग कैसे चल रही है, ये तरंग संचरण की दिशा होगी, मतलब तरंग ऐसे चल रही है सीधे। तो इसके जो तरंग के ऊपर जो माध्यम के कण उपस्थित होंगे वो कैसे गति करेंगे, पहले दूर दूर होंगे, फिर पास पास आ जाएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे, फिर दूर दूर होंगे, फिर ये पास पास आ जाएंगे, फिर ये दूर दूर होंगे, फिर ये पास 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 आ जाएंगे। तो ऐसे अगर तरंग संचरण की दिशा इधर है और इसके ऊपर जो उपस्थित कण है, माध्यम के जो कण है वो पहले दूर दूर हो, फिर बहुत पास पास हो जाए, फिर दूर दूर हो, फिर बहुत पास पास हो जाए, तो इस वाली तरंग को क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। तो फिर अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है इसमें माध्यम के जो कण होते हैं, तरंग संचरण की दिशा अगर यूं है ऐसे, तो ये कौन सी तरंग है, इसे कहते हैं श्रृंग, इसे कहते हैं गर्त, इसे कहते हैं श्रृंग, फिर नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट कहलाता है श्रृंग, नीचे वाला पार्ट कहलाता है गर्त। क्या कहलाता है, ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये श्रृंग हो जाता है और इसे गर्त कहते हैं, ठीक। तो श्रृंग टू गर्त अगर कोई तरंग चल रही है तो उसको कहा जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसके ऊपर जो माध्यम के जो कण होंगे, इस तरंग के ऊपर जो कण होंगे, यहाँ पे जो इसके ऊपर उपस्थित कण होंगे, ये सारे कण कैसे गति करें, इस तरंग के ऊपर लंबवत गति करें। तरंग चल रही ऐसे 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 ऐसे, तो इसके ऊपर जो कण होंगे वो ऐसे ऐसे अगर उछलते हैं, जैसे तरंग है तो इसके ऊपर जो तरंग चल रही है वो ऐसे ऐसे चल रही है, तो माध्यम के जो कण है वो ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं, ऐसे 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 लंबवत गति कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अनुप्रस्थ तरंग। जैसे यहाँ पे माध्यम के जो कण है वो गति कर रहे हैं ऐसे ऐसे लंबवत गति कर रहे हैं, तो ये कौन सी तरंग कहलाएगी, इसे कहा जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं तो तरंग कहलाती है, कौन सी तरंग कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग। यदि माध्यम के कण पहले दूर दूर होते हैं फिर पास पास हो जाते हैं तो कौन सी तरंग कहलाती है, तो वो तरंग कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक। इसको कहते क्या है, पास पास या दूर दूर होने को, तो ये भी आप लोग 11th में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं विहलन। क्या कहते हैं, विहलन। इस घटना को कहते हैं तरंग जब कण पास पास हो, दूर दूर हो, पास पास हो, तो इसको कहा जाता है विहलन, ठीक। तो हमने क्या जान लिया, अनुदैर्ध्य तरंग की जानकारी प्राप्त कर ली, अनुप्रस्थ तरंग की जानकारी प्राप्त कर ली। अब हमें तो पढ़ना है प्रकाश के बारे में, मगर प्रकाश को पढ़ने से पहले हम तरंगों के बारे में आपको लोगों को बता रहे हैं। अब प्रकाश को तरंग माना कब गया, तो प्रकाश को तरंग सबसे पहले माना था हाइगन्स ने। किसने माना था, हाइगन्स। वो सन कौन सा था, तो वो सन था हमारा, हाइगन्स ने जो है प्रकाश को क्या माना था, तरंग माना था। किस सन में माना था, तो वो सन था 1678 ईस्वी, ठीक। हाइगन्स ने प्रकाश को तरंग मान तो लिया 1678 ईस्वी में, मगर उस समय भौकाल किसका चल रहा था, न्यूटन का। तो न्यूटन ने जो है प्रकाश को क्या बताया था, न्यूटन ने प्रकाश को क्या बताया था, कण बताया था। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो होता है वो कणों के रूप में चलता है। वो सन कौन सा था, तो वो सन हमारा था 1674 ईस्वी। कौन सा था, 1674 ईस्वी, नहीं 1674 या 75 है, 1675 ईस्वी है। तो न्यूटन ने प्रकाश को क्या बताया था, कण बताया था। वो कौन सा सन था, 1675 ईस्वी में, ठीक। तो न्यूटन ने बता दिया कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में, प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में इतनी तेजी से चलता है, इतनी तेजी से चलता है कि वो एक किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। मतलब बहुत छोटे छोटे कण बहुत तेजी से भागेंगे तो हमको छोटे छोटे कण नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्या दिखाई पड़ेगा, एक किरण दिखाई पड़ेगी। तो न्यूटन ने ये बात बताई कब थी, 1675 ईस्वी में। उस समय न्यूटन जो थे वो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे, बहुत फेमस वैज्ञानिक थे। तो न्यूटन जो बताएंगे उनकी सही से मान लेते थे। हाइगन्स ने 1678 ईस्वी में जो है प्रकाश को तरंग तो बता दिया, पर हाइगन्स की सुनने वाला कोई नहीं था। न्यूटन सुनी किसकी जाती थी, न्यूटन की। वही वाला हाल है, जो फेमस है वो फेमस ही रहेगा। इतनी जल्दी जो है नया फेमस होने के लिए तो इतनी जल्दी तो फेमस हो ही नहीं पाता है। तो हाइगन्स जो है फेमस कब हुए थे, तो हाइगन्स ने जो प्रकाश को तरंग माना था, अनुदैर्ध्य तरंग, तो 1678 में मान तो लिया था, मगर सुनी किसी ने नहीं था। तो सुनी किस सन में थी, तो 1800 ईस्वी में
जो है न्यूटन की बात या हाइगन्स की बात सुनी गई थी। तो अगर पूछा जाए हाइगन्स का जो तरंग सिद्धांत है, हाइगन्स ने जो प्रकाश को तरंग माना था, तो इनका जो सिद्धांत है फेमस कब हुआ है, मतलब सबको जानकारी कब इसके बारे में प्राप्त हुई है, तो ये सन था 1800 ईस्वी। कौन सा सन था? 1800 ईस्वी। ठीक। अच्छा, जब हाइगन्स ने प्रकाश को तरंग मान लिया तो कहा जाता है कि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगन्स ने जब तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है ये पूछा गया वैज्ञानिकों ने, जब इन्होंने बता दिया कि प्रकाश एक तरंग है, तो जो अन्य वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने पूछा अगर प्रकाश तरंग है तो ये बताओ कि तरंगों को चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो फिर अब तो ये सोच में पड़ गए, तो इन्होंने जो है माध्यम किसको माना था, इन्होंने माध्यम मान लिया था। कहा था हमारे जो है प्रकृति में एक ऐसा जो है माध्यम उपस्थित है, ईथर। ईथर एक ऐसा माध्यम है जिसमें तरंगे जो है तरंग संचरण के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ठीक। तो हाइगन्स ने जब तरंग सिद्धांत दिया तो माध्यम किसको माना? ईथर को माना। ठीक, जिसमें तरंग चल रही है। तो अब न्यूटन क्या था, न्यूटन ने जो नियम दिया था, कण वाला जो नियम दिया था, उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है। कण इतनी स्पीड में गति करते हैं कि वो क्या बन जाती है? किरण बन जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? किरण प्रकाशिकी। तो एक न्यूटन की बुक है ऑप्टिक्स, इंग्लिश में कहेंगे ऑप्टिक्स, हिंदी में कहेंगे प्रकाशिकी। तो न्यूटन ने जो है किरण प्रकाशिकी की पूरी बात अपनी ऑप्टिक्स बुक में जो है लिख रखी है। तो वो बुक जो है कौन सी है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पूरी तुमको 12th में पढ़नी है, मतलब प्रकाशिकी जो है तुमको पूरी कहां पढ़नी है? 12th में पढ़नी है। ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ऑप्टिक्स का बस झलक दी हुई है। और क्या दिया है? परावर्तन दिया है, अपवर्तन दिया है, बस इतने आप लोगों को पढ़ना है, बाकी सब 12th में पढ़ना है। तो हमने आप लोगों को क्या बताया कि प्रकाश जो है वो कण होते हैं। प्रकाश क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और कण इतनी तेजी से भाग चलते हैं कि वो एक किरण की तरह भांति व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है। तो न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश एक किरण है। उसके बाद में हमारे 1678 ईस्वी में हाइगन्स भैया आए थे, उन्होंने क्या बताया था कि प्रकाश एक तरंग है। कब? वो कौन सा सन था? 1678 ईस्वी। ठीक। अब इसके बाद में आइंस्टीन, प्रसिद्ध फेमस वैज्ञानिक फिजिक्स के हैं, जिन्होंने क्या बनाया है? एक बम भी बनाया है, बहुत फेमस बम है, जिसको अगर डाल दो तो पूरी दुनिया क्या होगी? खत्म हो जाएगी। जिसका समीकरण इन्होंने क्या दिया था? E बराबर mc²। वहां पर m क्या था? द्रव्यमान, c क्या थी? निर्वात में प्रकाश की चाल, E क्या थी? एनर्जी। तो उस इक्वेशन को देने के बाद आइंस्टीन जो थे बहुत अपने आप में जो है क्या हुए थे? पछतावा महसूस किया था कि ये समीकरण हमने क्यों दे दिया, मतलब ऐसी चीज बना दी है जिससे दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ठीक। तो आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश जो होता है वो दोहरी प्रकृति का होता है। दोहरी प्रकृति का क्यों होता है? तो आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया है, अभी हमने बताया, क्या बताया? E बराबर mc²। ये भी आप लोगों को 12th में ही सब पढ़ना है, यहाँ पे है कुछ भी नहीं, हमको तो सिर्फ यहाँ लाइट के बारे में पढ़ना है। मगर लाइट को पढ़ने से पहले हम लोगों को बेसिक बता रहे हैं कि लाइट क्या है, तरंग क्या है, इसमें होता क्या है, वो सब पहले बता देते हैं। तो यहाँ पे m क्या था? द्रव्यमान था, m था द्रव्यमान, c का था निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, हमको पता होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। और E क्या होती है? ऊर्जा या फिर एनर्जी। ठीक। तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल सबको याद है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जल में कितनी चाल होती है? जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जल में प्रकाश की चाल ये तो सबको याद है, पर जल में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁻, कितनी? 5 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितनी होती है प्रकाश की चाल? तो कांच में प्रकाश की चाल होती है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे ज्यादा किसमें चाल हो गई? निर्वात में। दूसरे नंबर पे किसमें हो गई? कांच में। और तीसरे नंबर में जल में। तो ये हो गई प्रकाश की चालें। और हमने क्या पढ़ लिया? ये भी जान लिया कि प्रकाश क्या है? प्रकाश कण है। कण इतनी रफ्तार में चलते हैं कि वो हमें कैसे दिखते हैं? एक किरण की तरह दिखते हैं, जिसके बारे में न्यूटन ने किस अपनी बुक में लिखा है? ऑप्टिक्स में, जिसको हिंदी में कहेंगे किरण प्रकाशिकी। ठीक, किरण प्रकाशिकी। अब हम क्या पढ़ रहे थे? हम बता रहे थे कि जो आइंस्टीन थे, इन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति का है। दोहरी प्रकृति का मतलब प्रकाश जो है वो कड़ी प्रकृति भी दिखाता है, प्रकाश कण भी है, और प्रकाश तरंगी प्रकृति भी दिखाता है। प्रकाश
तरंगी प्रकट भी दिखाता है, मतलब प्रकाश तरंग भी है। तो ये तो हमने आप लोगों को बता दिया कि प्रकाश कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग पे जो है आप लोग टिक नहीं करेंगे, तो ऑप्शन में आ जाता है कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग ऑप्शन दिया है तो फिर वही टिक होगा, और विद्युत चुम्बकीय तरंग अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, अनुप्रस्थ तरंग को जो है टिक करेंगे। ठीक, अनुप्रस्थ तरंग को टिक करेंगे। तो ये हमने समझ लिया, क्या समझ लिया कि आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश तरंगी प्रकृति का भी होता है, प्रकाश कड़ी प्रकृति का भी होता है। इसका मतलब क्या हो गई, कितनी प्रकृति हो गई, इसको कहा जाएगा दोहरी प्रकृति। ठीक, या द्वैत प्रकृति भी कहते हैं। तो प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। दोहरी प्रकृति का प्रकाश मान के कितनी चीजों की व्याख्या हुई थी, तो कहेंगे काम्पटन प्रभाव, ये भी 12th में पढ़ना है, और रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव तो हाई स्कूल में दिया है प्रिज्म वाले चैप्टर में, रमन प्रभाव और काम्पटन प्रभाव, ये इस दोनों की व्याख्या किससे हुई, दोहरी प्रकृति की जो है प्रकाश की व्याख्या, प्रकाश को मानकर किसकी व्याख्या की गई, तो कहेंगे काम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव की। ठीक, तो अब हम करेंगे किसकी बात, तरंगों के बारे में जानकारी में प्राप्त कर ली। तरंग प्रकाश कौन सी है वो भी प्राप्त कर लिया कि अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, किसने बताया, तो प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग हाइगन्स ने माना, प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग भी हाइगन्स ने माना। क्यों, ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए। और अनुदैर्ध्य तरंग मानकर किसकी व्याख्या हुई, तो कहेंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन। ठीक, इतनी चीजों की व्याख्या हुई प्रकाश को क्या मानकर, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, तो अब हमें तो तरंग नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, पहले हमें पढ़ना है कि प्रकाश क्या है, एक कण है। तो पहले हमें जो है प्रकाश को कड़ी प्रकृति का मान के पढ़ना है। और कड़ी प्रकृति को किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। तो वो सन कौन सा था, 1675 ईस्वी में बताया था। ठीक, तो हमें ये पता हो गया कि प्रकाश क्या है, एक तरंग भी है, प्रकाश क्या है, एक कण भी है। और कण इतनी तेजी से चलते हैं कि वो एक किसकी तरह दिखते हैं, एक किरण की तरह दिखते हैं। ओके, तो अब किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रकाश की। तो प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश जो होता है, जब प्रकाश सूर्य से निकल के आता है तो सबसे पहले हमारी आंखों से नहीं टकराता है, पहले जिस वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु से टकराता है, फिर उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है। मतलब मान लीजिए जैसे प्रकाश आ रहा है यहाँ से, तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमको देखना है तो क्या होगा, ये प्रकाश इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा, तो इससे परावर्तन करेगा, मतलब परावर्तित होगा, परावर्तित होकर क्या करेगा, हमारी आंखों से टकराएगा। तो आंखों से टकराने के बाद में क्या होगा, हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ये प्रकाश क्या करेगा, हमारी आंखों से टकराएगा, फिर हमको वस्तु, ये वाली वस्तु क्या होगी, वो आपको ना दिखाई पड़ेगी। ठीक, तो ये तो पता होगी कि प्रकाश डायरेक्ट हमारी आंखों से नहीं टकराता है, पहले क्या करता है, पहले वस्तु से टकराता है, वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है, फिर हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। ठीक, तो अब प्रकाश है क्या, तो प्रकाश कहेंगे एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, क्योंकि ये इसी एनर्जी से तो हम वस्तुओं को देखते हैं, अगर ये एनर्जी ना होती तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। करती क्या है ये ऊर्जा, तो ये ऊर्जा जो है हमारी आंखों की संवेदना को उत्तेजित करा के वस्तुओं को क्या करती है, दिखाती है। तो कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना, आंखों की रेटिना को संवेदित करके वस्तुओं को दिखाता है, वस्तुओं को दिखाता है। ठीक, तो ये तो हो जाती है प्रकाश की, क्या हो जाती है, डिफिनेशन हो जाती है। ओके, तो प्रकाश की डिफिनेशन क्या हो गई, कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंख की रेटिना को संवेदित कराकर वस्तुओं को दिखाता है। ओके, अब प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश स्रोत जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम जानते हैं। तो प्रकाश स्रोत जो होता है, पहला प्रकाश स्रोत होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है सोर्सेस ऑफ लाइट। कौन सा, पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, पहला होगा दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होगा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत कौन सा होता है,
जो स्वयं को प्रकाश को उत्पन्न करता है, जो स्वयं ही प्रकाश को क्या करता है, उत्पन्न करता है, वो कहलाएगा दीप्त प्रकाश स्रोत। जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है वो क्या कहलाता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। मैं बोल रहा हूं दीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ओके, जैसे हमारा अगर एग्जांपल देखा जाए तो सूर्य क्या है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, तो सूर्य क्या होगा, यहाँ पर सूर्य एक दीप्त प्रकाश स्रोत होगा। जैसे लालटेन बल्ब सूर्य ये सब क्या है, तारे, लालटेन बल्ब तारे सूर्य ये सब क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत में आएंगे। तो फिर अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन से होते हैं, जो दूसरों के प्रकाश से क्या होते हैं, दूसरों के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, फिर वो हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे प्रकाश स्रोत क्या कहलाएंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो कौन कौन से होते हैं, चंद्रमा जो होता है वो सूर्य क्या करता है, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, फिर रात को उसी प्रकाश को निकालता है, तो फिर हमें चमकदार दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा क्या कहलाएगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है। अब दूसरा अगर तो मेज कुर्सी बहुत सारे निर्जीव वस्तुएं जितनी है सारी कोई भी कोई जो है प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं, वो दूसरे जो है वो हम जब अपना बल्ब जलाते हैं तब हमें वो जो दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे प्रकाश स्रोत क्या कहलाएंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करें दीप्त प्रकाश स्रोत। उदाहरण मैंने बताया सूर्य, तारे, लालटेन, मोमबत्ती और बल्ब। अदीप्त प्रकाश स्रोत में चंद्रमा, मेज, कुर्सी ये सब हो जाएंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, तो हमारे चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। कहां से होती है कि प्रकाश क्या है, तो कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की रेटिना को संवेदित करके वस्तुओं को दिखाता है। और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करें वो कहलाएंगे दीप्त प्रकाश स्रोत, जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न ना करें वो कहलाएंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, अब हम देखेंगे कि प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो बहुत सारे प्रकाश के गुण हैं। तो अभी मैंने एक गुण बताया था कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो कहेंगे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये मैं बोले दे रहा हूं, लिखने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर्टी प्रकाश की बहुत सारी है। प्रकाश एक कैसी तरंग है, कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की जल में चाल कितनी होती है, 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की कांच में कितनी चाल होती है, तो कहेंगे 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश कैसे चलता है, तो कहेंगे प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। मतलब जब प्रकाश किसी सोर्स से निकलता है तो फिर प्रकाश कैसे चलता है, सीधी सरल रेखा में चलता है। ठीक, तो ये कितने गुण होंगे प्रकाश। और जो प्रकाश हम लोग देख सकते हैं तो उसकी तरंगदैर्घ्य अगर पूछी जाए तो तरंगदैर्घ्य उसकी कितनी होती है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। जिस प्रकाश को हम देखते हैं दृश्य प्रकाश कहलाता है, वो उसकी तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो अब तरंगदैर्घ्य की बात आ गई तो हम कुछ परिभाषा आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। जैसे तरंगदैर्घ्य है, ये भी आप लोग सब 11th में पढ़ेंगे। तरंगदैर्घ्य हो गया, आवृत्ति हो गई, आवृत्ति, और आवर्तकाल हो गया, कला एक शब्द होता है, कला एक शब्द होता है, आयाम। इतने शब्द आप लोगों को ये सब 11th में मिलेंगे। आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड, कला को कहते हैं फेस, आवर्तकाल को कहते हैं टाइम पीरियड, और आवृत्ति को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और तरंग को कहते हैं वेवलेंथ। ठीक, तो अब इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, तो परिभाषाएं मैं एक बार में बता देता हूं। पूरा एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से सारी परिभाषाएं क्लियर हो जाएंगी। ये कौन सी तरंग है, कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग में जो ये क्या है, ये सरंग है। एक तरंग और बना लो आगे, थोड़ा और इसको बढ़ाओ, एक ही चक्कर हुआ है, कम से कम 2 चक्कर होने चाहिए। ठीक, तो ये अब क्या हो गया, अब ये क्या बना, सरंग बना। और अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये क्या है, ये गर्त है। ये क्या है, गर्त है। ये क्या है, सरंग है। और ये भी सरंग है। ऊपर वाले जितने पॉइंट होंगे वो सब सरंग कहलाएंगे। अधिकतम ऊंचाई सरंग, न्यूनतम ऊंचाई गर्त। ठीक, तो अब ये सरंग हो गया, सरंग हो गया। एक सरंग से दूसरे सरंग की जो बीच की दूरी होती है उसको लैम्डा से दिखाते हैं। और लैम्डा का मतलब क्या होता है, तरंगदैर्घ्य। लैम्डा से किससे दिखाते हैं, लैम्डा से किसको दिखाते हैं, तरंगदैर्घ्य को। तो एक सरंग से दूसरे सरंग के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और तरंग के द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की जाती है वो अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। आयाम को दिखाते हैं ए से, इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। आवृत्ति किसे कहते हैं, तो कहेंगे तरंग के द्वारा
तरंग के द्वारा 1 सेकंड में जो चक्कर लगते हैं, तरंगों के द्वारा 1 सेकंड में जो चक्कर लगाया जाएगा, वो चक्कर, उन चक्करों की संख्या को क्या कहा जाएगा? आवृत्ति कहा जाएगा। तो आवृत्ति को दो सिंबल होते हैं इसके, एक एल होता है और एक एफ होता है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, तो आवृत्ति को एफ से भी दिखाते हैं और एल से भी दिखाते हैं, ठीक। तो 1 सेकंड में लगाए गए तरंग के द्वारा चक्करों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति। तो फिर आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो एक चक्कर पूरा करने में तरंग के द्वारा जो समय लगता है, उस समय को कहते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में तरंग के द्वारा जो समय लगता है, उस समय को क्या कहेंगे? आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा वो आवर्तकाल, ठीक। और जो है 1 सेकंड में जो चक्करों की संख्या लगी वो आवृत्ति। एक सरंग से दूसरे सरंग के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य, और तरंग के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई आयाम, ठीक। अब बचा क्या हमारा? बचा क्या? हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा था? कला लिखा था, आवृत्ति लिखी थी, तरंगदैर्घ्य लिखी थी। तो कला क्या होती है? तो कला एक कोण होती है। क्या होती है? कला एक कोण होती है। कला एक कोण होती है। तो कोण कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये तरंग, अभी सब आप लोगों को 12th में ही पढ़ना है, यहाँ पे बात करेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो हम बता ही देते हैं। तो ये तरंग यहाँ से यहाँ तक की गई है, तो इसने कितनी डिस्टेंस तय की है? कोण की, अगर कोण के बारे में बात की जाए तो यहाँ से ये 0 डिग्री होगा, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो 0 से 2 पाई ये क्या है? कोण है। तो ये कोण क्या कहलाएगा? कालांतर। इस कोण को क्या कहते हैं? कालांतर। और जो ये रास्ता हमने बनाया था, ये लैम्डा जो बनाया था, लैम्डा क्या कहलाता है? पथांतर। तो कालांतर और पथांतर ये सब आप लोगों को क्या पढ़ना है? 12th में पढ़ना है। व्यतिकरण चैप्टर है, उस चैप्टर में इसमें जो है इसकी जानकारी सब प्राप्त की जाएगी। तो कालांतर, पथांतर क्या हुआ? पथांतर क्या होता है? जो दूरी होती है सरंग से सरंग के बीच की दूरी, इसको कहते हैं तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य ही क्या है? इसी को क्या कहेंगे? पथांतर भी कहा जा सकता है। जैसे जो एक तरंग ये जा रही है, दूसरी तरंग ये जा रही है, तो इन दो तरंगों के बीच में जो अंतर आता है, इसमें यहाँ से जब ऊंचाई डाल देंगे तो ये जो अंतर मिलेगा, ये अंतर कहलाएगा। ये जो अंतर इतना मिल रहा है, दोनों तरंगों में इतना अंतर है, तो अंतर कहलाता है पथांतर। और यहीं पे अगर मैं कोण की बात करूं, अगर कोणों का अंतर कुछ प्राप्त हो रहा है तो उस कोण को कहा जाएगा कालांतर, ठीक। और कला क्या होती है? तो कला एक कोण होती है। अब जितना कोण बने, तो तरंगों के फार्मूले भी होते हैं, तो आप लोग जो ये भी लेवल में पढ़ेंगे। तो तरंग जो होती है, एक होती है प्रागामी तरंग। तो प्रागामी तरंग का फार्मूला होता है, प्रागामी तरंग का फार्मूला होता है साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी किसके बराबर होता है? ये साइन ओमेगा टी आर बराबर है ना, आर बराबर नहीं, तरंग का फार्मूला होता है। अभी इस टाइम जो है थोड़ा भूल रहा हूं, तरंग का फार्मूला होता है, अभी बता रहा हूं। तो प्रागामी तरंगों के जो फार्मूला होता है क्या होता है? प्रागामी तरंगों के फार्मूले हो जाएंगे y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। अगला अगर हम फार्मूला लिखें तो y बराबर a sin ओमेगा t, इसे ओमेगा बोलते हैं, ठीक। तो अब इस ये y क्या है? y कहा जाता है तरंग का विस्थापन। ये थोड़ा कम आप लोगों के समझ में आएगा। y क्या है? तरंग के द्वारा तय किया गया विस्थापन। a क्या है? आयाम। a क्या है? आयाम। और ये यहाँ पे क्या लिखा है? ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ ओमेगा टी लिखा है। तो देखा जाए ये ओमेगा टी क्या है? कोण है। तो इस कोण में कितना अंतर है? इसमें माइनस हो रहा है के एक्स, तो इसमें के एक्स माइनस हो रहा है, तो ये कला, यहाँ पे कला क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी लिखा है, तो इसका मतलब इस कला से ये कला कितनी पीछे है? कहेंगे के एक्स पीछे है, ठीक। और यदि यहीं पे मैं प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगी? के एक्स आगे हो जाएगी। आगे का मतलब अगर यहाँ पे मैं तरंग बनाऊं तो समझाते हैं। अच्छा, आप लोगों को समझ में आए तो अच्छी बात है, वैसे समझ में आना ही चाहिए, तो नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक तरंग बनाए तो पहले इस तरंग का अगर मैं समीकरण बनाऊं तो ये बनेगा अगर ऐसे ऐसे, तो अगली जो है वो पीछे है। कितना पीछे है? के एक्स पीछे है, तो वो तरंग जो होगी वो इससे नीचे ही बनेगी। जो अगली तरंग बनेगी वो इससे कहां बनेगी? नीचे बनेगी, ठीक, ऐसे बनेगी। तो ये वाला समीकरण किसका हो जाएगा? ये वाला इस तरंग, इस बड़ी वाली तरंग का समीकरण हो जाएगा ये वाला, और जो ये नीचे तरंग दिख रही है उसका समीकरण ये हो जाएगा। मतलब कोण में से अगर कोई कुछ घट रहा है तो वो तरंग नीचे रहेगी, अगर कोण में कुछ प्लस हो रहा है तो वो तरंग उठ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं प्लस कर दूं तो अगली तरंग जो होगी वो इससे ऊंची बनेगी, ठीक। तो ये पता हो गया कि कला क्या होती है। कला एक कोण होती है। कला कोण जो होता है वो पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, ठीक। तो अगर माइनस लगाए तो पीछे बनेगी तरंग, अगर प्लस लगाए तो तरंग आगे बनेगी, ठीक। तो हमने प्रकाश के बारे में जान लिया। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है
जो हमारी आंख की रेटिना को संवेदित करके वस्तुओं को दिखाती है। फिर हमने प्रकाश स्रोत जान लिए। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। फिर हमने प्रकाश के गुण जान लिए। प्रकाश एक प्रकार की, फिर हमने क्या बताया प्रकाश के गुण में क्या बताया, कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की तरंग तो है। कौन सी तरंग है, कहेंगे तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में इसकी चाल होती है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, और कांच में होती है 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और क्या होता है, ठीक, इतने बहुत है प्रॉपर्टी, इतनी 4-5 हो गई, 2 ही लिखने के लिए आती है। ठीक, तो अब आगे बढ़े तो अब हमारे जो चैप्टर में आता है तो प्रकाश का परावर्तन आता है। तो प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे अब। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन समझ लेते हैं। तो यदि इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन, हिंदी में पहले लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, और रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं, अपवर्तन को। तो ये हो गया है परावर्तन, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन भी वैसे होता तो 2 प्रकार का है, मगर तुम्हारे में तो एक ही प्रकार का दिया है। अगर परावर्तन की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित, एक होता है अनियमित। तो नियमित परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश जिस पे प्रकाश आपतित हो रहा हो वो सतह अगर चिकनी है तो जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा। और जिस स्रोत पर प्रकाश जिस मान लीजिए कोई यहाँ पे तल है, यहाँ पे अगर तल चिकना है तो चिकने तल पर अगर प्रकाश आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होगा। और यहाँ पे अगर एक तल बना है, खुरदुरा पृष्ठ बना दे, मतलब कांच ले लो, उसको थोड़ा क्या कर दो, रगड़ दो, किसी चीज से रगड़ दो, वो कांच तो कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। तो इससे जो परावर्तन होगा, ये मैंने ऊपर नीचे इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता चला ये कांच कैसी है, खुरदरी है। तो इससे जो परावर्तन होगा वो परावर्तन कहलाएगा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में जो तरंगे होती हैं वो सभी दिशाओं में फैल सकती हैं, और नियमित परावर्तन में तरंगे क्या होती हैं, कितने डिग्री पे आपतित होंगी, ये इसका विलंब हो गया। तो आपतित होने के बाद क्या होती है, अधिकांश प्रकाश का जो अधिकांश, यहाँ पे अगर मैं प्रकाश स्रोत की बात करूं तो प्रकाश स्रोत में सूर्य ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शीशा रख दिया, क्या रख दिया, शीशा। इसको बोलेंगे M1 और M2 क्या है, मिरर है। कैसा मिरर है, तो ये मैंने समतल मिरर लिया है। कैसा मिरर लिया है, समतल मिरर। ठीक, तो जब प्रकाश इस पे आपतित होगा तो अधिकांश भाग तो इसका इसी मार्ग में वापस लौट जाता है। लगभग 5% भाग जो होता है वो प्रकाश का क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो परावर्तित होकर कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक, टोटल जो है प्रकाश का भाग, जो प्रकाश होता है वो परावर्तित नहीं होता है, अधिकांश भाग तो उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। मगर कुछ भाग ऐसा होता है जो प्रकाश का क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन की अगर परिभाषा पूछी है तो कहेंगे जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार तल पर आपतित होता है तो अधिकांश भाग प्रकाश का जो है उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, कुछ भाग जो होता है वो परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, यहाँ पे किरणें पड़ती हैं तो इस पॉइंट को कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु। ये जो प्रकाश की किरण इस सतह पर आपतित हुई है इसको कहा जाता है आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और ये क्या है, अभिलंब है। और सतह पर जो अभिलंब होता है, अगर मैं सतह की बात करूं, यदि सतह ऐसे है तो अभिलंब ऐसे होगा, यदि सतह ऐसे है तो अभिलंब ऐसे होगा। मतलब जैसे सतह होगी वैसे अभिलंब होगा, वो सतह पे निर्भर करता है। तो यहाँ जो मैंने सतह रख रखी है वो ऐसे रख रखी है, तो इसमें अभिलंब कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं कोण आई, और कोण आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है, कोण आर। तो कोण आर क्या है, परावर्तित कोण। ठीक, और ये कोण जो होते हैं, कोण आई सदैव किसके बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। तो अगर परावर्तन के नियम की बात की जाए तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से, तो पहले नियम की अगर बात करें तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों कहां पर हैं, एक तल में है। एक तल का मतलब अगर मैं ये तल ले लूं तो प्रकाश की किरण ऐसे इस पे आपतित हुई, प्रकाश की किरण ऐसे इस पे आपतित हुई और ऐसे पड़ने के बाद वापस लौट गई। कुछ इसका भाग जो था वो ऐसे परावर्तित हो गया। तो यहाँ पे जो तल है ये एक ही है, तो यहाँ पे जो जितनी भी किरणें थी वो सभी इसी तल पे थी। तो कहा जाएगा सारी की सारी किरणें, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां पर हैं, एक तल में है। तो ये हो जाता है परावर्तन का फर्स्ट नियम।
द्वितीय नियम की अगर बात करें तो जो आपतन कोण होता है, ये कोण आई जो होता है, ये किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है। तो जो कोण आई हो जाएगा, मतलब आपतन कोण जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ये परावर्तन का क्या हो जाता है? द्वितीय नियम हो जाता है। तो हाई स्कूल के विकल्प में पूछा जाता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो कहोगे परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर होगा कोण आर के। तो ये घटना कौन से सतह से हो रही है? तो कहेंगे चिकनी सतह से। चिकनी भी होनी चाहिए और पालिशदार भी होनी चाहिए। अगर पालिशदार नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक, मतलब प्रकाश नीचे निकल जाएगा, तो फिर वहां पे तो अपवर्तन होगा ना। तो यहाँ पे अगर प्रकाश में पॉलिश नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर परावर्तन की घटना नहीं होगी। ठीक, तो अगर परावर्तन कराना है तो जो तुमको सतह लेनी पड़ेगी वो कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए और पालिशदार होनी चाहिए। अगर चिकनी और पालिशदार है तो कौन सा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन होगा। यदि प्रकाश की सतह जो तुमने सतह ले रखी है वो अगर चिकनी नहीं है, खुरदरी है, पालिशदार तो है पर खुरदरी है, तो यहाँ पे जो परावर्तन होगा वो अनियमित परावर्तन होगा। अनियमित परावर्तन में क्या होता है? यहाँ पे प्रकाश की किरण तो आपतित होगी, इसमें क्या होगा? यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद में सभी दिशाओं में फैल जाती है, मतलब इधर भी जाएगी और इधर भी निकल जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा था? ऐसे आपतित हुई, सिर्फ एक ही दिशा में जा रही थी। यहाँ पे ऐसे आपतित हुई, आपतित किरण इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, तो इसको कहा जाएगा अनियमित परावर्तन। ठीक, तो ये सब भी आप लोगों को 12th में, ये वाला तो 12th में ही पढ़ना है, पर नियमित परावर्तन की बात जो हाई स्कूल में ही की जाती है। तो नियमित परावर्तन हमने पढ़ा दिया। नियमित परावर्तन के क्या पढ़ा दिए? नियम पढ़ा दिए। ठीक, तो परावर्तन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारा क्या आता है? तो आगे चलो बात कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? पता हो गया। प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश के गुण पढ़ लिए, प्रकाश स्रोत पढ़ लिए, परावर्तन पढ़ लिया, परावर्तन के नियम पढ़ लिए। ठीक, तो अब अगर आगे बात करें तो आगे बात करते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं, तो आगे हमारा क्या बचा है? अब हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि प्रकाश की किरण अगर 90 डिग्री पर आपतित हो तो परावर्तन की घटना क्यों नहीं होती है? कभी सुना होगा? नहीं सुना होगा। यदि प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर आपतित हो तो परावर्तन की घटना जो होती है वो क्या होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो देखो। नहीं, परावर्तन की घटना तो होगी, प्रकाश की किरण जो होगी वो क्या होगी? वो विचलित नहीं होगी। अपवर्तन की घटना, परावर्तन की बता रहे हैं। यदि प्रकाश की किरण, मान लीजिए यहाँ पर सतह ऐसी चिकनी है, ठीक, और यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है वो 90 डिग्री पर आपतित हो रहा है। मतलब अभी तो प्रकाश में ऐसे लेके आ रहा था किसी कोण पर, अब प्रकाश की किरण सीधे 90 डिग्री पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं अभिलंब बनाऊं तो ये तो अभिलंब है। ठीक, अब प्रकाश की किरण अगर इसी अभिलंब के ऊपर आ जाए, 90 डिग्री पर आ जाए, ऐसे ही इसके ऊपर किरण आ जाए, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोई कोण बनेगा? एक ये किरण, एक ये अभिलंब हो गया, इसी के ऊपर कुछ और है, तो इन दोनों के बीच कोई कोण बन रहा है? कोई कोण नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण आई क्या है? 0 है। कोण आर भी क्या है? 0 है। तो जब प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर आएगी तो फिर वो विचलित नहीं होती अपने मार्ग से। क्यों नहीं विचलित होती? क्योंकि कोण आई भी 0 हो जाता है, कोण आर भी 0 हो जाता है, तो फिर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से नहीं विचलित होगी। ठीक, तो अब हमने बहुत सारा बेसिक पढ़ लिया, परावर्तन भी पढ़ लिया। अब हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब जो भी चीजें बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नए नए वीडियो जो है और अच्छे बनाने का प्रयास करते हैं।